हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पुश ऑन इनसाइड टुगेदर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दूं, हमने लास्ट वीडियो जो इंग्लिश की थी उसमें देखा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है हमारा चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, उसके नोट्स तैयार कर लेते हो तो क्वेश्चन आंसर आप आराम से हैंडल कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस दो तरीके के साथ इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। वैसे हर बार ऐसे आते हैं शॉर्ट लॉन्ग। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर आने वाले हैं, हम उसी के क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लगा देता हूं बार बार, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड आंसर हम देखने वाले, लगभग 7-8 क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस उसके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन जो है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आते ही रहता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर से एग्जाम ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते ही रहता है। लास्ट अगर कुछ पहले के अगर हम उठा के देखते क्वेश्चन पेपर तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए देखते हैं हम इसको। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, की सेरेमनी कहां पर हुई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया, कि भाई वैसे ही किसी पब्लिक बिल्डिंग का हम नाम बता सकते हैं। दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो बिल्डिंग थी जो जहां पर वो सेरेमनी हुई थी नेल्सन मंडेला वाली, वो सैंडस्टोन के पत्थर से बनी हुई थी। और क्या हम इंडिया के अंदर ऐसी कोई जगह बता सकते हैं, ऐसी कोई बिल्डिंग बता सकते हैं जो उसी सैंडस्टोन के पत्थर से बनी हो। तो चलिए आंसर देखते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ये एम्पी थिएटर में हुई थी। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, यूनियन बिल्डिंग के थ्रू ये बनी थी जो कि कहां पर थी, प्रेटोरिया में थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर प्रेटोरिया जगह है, वहां पर ये बिल्डिंग थी। आगे बढ़ते हैं। द पब्लिक बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। अब देखते हैं इंडिया के अंदर ऐसी सैंडस्टोन से बनी हुई, सैंडस्टोन जो पत्थर है हमारा उससे बनी हुई, सैंडस्टोन जो हमारा पत्थर है उससे बनी हुई बिल्डिंग का नाम देखते हैं। टू नेम ऑफ यू, जैसे कि आर द रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो हमारा रेड फोर्ट है वो उसी पत्थर से बना है, यानी कि सैंडस्टोन के पत्थर से बना है ये। ठीक है। द सेक्रेटरिएट इन दिल्ली, जो सचिवालय दिल्ली का हिंदी में अगर हम बोले तो वो भी उसी पत्थर से बना है, सैंडस्टोन से। ठीक है। जामा मस्जिद भी उसी से बना है। ठीक है। फतेहपुर सिकरी, ये भी हमारा जो जगह बिल्डिंग है ये भी उसी से बनी है। वैसे हमारे एक ब्लॉगिंग का भी चैनल है, तरुण कृष्ण नाम है, जिसका वहां पे हो सकता है कि फ्यूचर में आपको यहाँ के ब्लॉग्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे रेड फोर्ट का ब्लॉग आपको मिल जाएगा वहां पे देखने के लिए, कुतुब मीनार का मिल जाएगा, सफदरजंग टॉम्ब का मैं बनाने वाला हूँ जल्दी ही वहां पे ब्लॉग। ठीक है। एंड सफदरजंग टॉम्ब, ये कुछ ऐसे बिल्डिंग्स है जो सैंडस्टोन के पत्थर से बनी हुई है। आप हमारे चैनल पे जाकर भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th ऑफ मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या हम बता सकते कि 10 मई जो था साउथ अफ्रीका में उसको ऑटम का दिन क्यों बोला गया है, देखते हैं। ड्यूरिंग ऑटम ओल्ड लीव्स फ्रॉम द ट्रीज फॉल, तो क्या होता है ना, जब ऑटम का समय आता है तो पुरानी जो पत्तियां होती है वो जाती है और नई पत्तियां आती हैं कुछ समय बाद, है ना। एंड न्यू लीव्स कम आउट, और नए पत्ते आते हैं। ऑटम के समय में क्या होता है, पुराने पत्ते टूट के गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, यानी पतझड़ का समय। ऑन 10th ऑफ मई, अगर हम 10 मई की बात करें साउथ अफ्रीका में, द व्हाइट रूल इन साउथ अफ्रीका एंडेड। वहां पे क्या होता है, जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के अंदर आए हुए थे, उनके रूल एंड हो जाते हैं कि उन्होंने इतने सारे अपने रूल्स बनाए हुए थे, सारे रूल्स क्या हो जाते हैं, एंड। और क्या होता है, एंड डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। और वहां पे क्या होता है, पहली बार ऐसा होता है कि भाई डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक रूप से अब वहां पर क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। अब ब्लैक प्रेसिडेंट टुक ऑन, वहां पे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने हुए नेल्सन मंडेला जी, वो शपथ लेते हैं। द फर्स्ट नॉन रेडिकल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, ये पहली वो नॉन रेडिकल गवर्नमेंट थी जिसके जो नेल्सन मंडेला ने संभाली थी। ठीक है। हाउ डज नेल्सन मंडेला ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया, तो क्या बताते हैं हमारे प्रेटोरिया के, जो प्रेटोरिया के अंदर जो एम्पी थिएटर है उसके बारे में क्या अच्छी बातें बताते हैं, क्या महत्व उसका बताते हैं, क्या सिग्निफिकेंस बताते हैं। ठीक है। नेल्सन मंडेला ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया बाय डिस्क्राइबिंग इट एज अ लवली सैंडस्टोन, बार बार स्टोन पढ़ रहा हूं उसको, सैंडस्टोन बिल्डिंग बाय द व्हाइट रूलर,
तो बताते हैं काफी अच्छी एक बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन के पत्थर से बनी है, प्रिटोरिया के अंदर है। एम्पी थिएटर जिसका नाम है, बिल्ड हुआ था व्हाइट रूलर, जिसको व्हाइट रूलर्स गोरों ने बनवाया था, ठीक है। रिफर्स टू इट एज द सेंटर ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी फॉर डिकेड्स। तो बताते कि भाई जो यहाँ पे ये एम्पी थिएटर के अंदर क्या है, ये बिल्डिंग है जो दशकों से चलती हुई आ रही है। ये एक वर्चस्व है, मतलब ये दिखाती है कि यहाँ पर क्या करा है अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने, ब्रिटिश के लोगों ने राज करा था कई दशकों तक। नाउ द सेम एम्पी थिएटर वाज होस्टिंग द इन्यूग्रेशन सेरेमनी ऑफ व्हाइट ऑफ द फर्स्ट नॉन रेडिकल। तो उसी बिल्डिंग के अंदर, एम्पी थिएटर के अंदर ही यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्यूग्रेशन सेरेमनी, यहाँ पे क्या हो रहा है, समारोह मनाया जा रहा है, उद्घाटन का, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट नॉन रेडिकल। मतलब पहली यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऐसी आई है जो जिसमें क्या है, नॉन रेडिकल है, कोई भेदभाव नहीं है। डेमोक्रेटिकल साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्लैक प्रेसिडेंट, जिसको कौन संभालेगा, ब्लैक प्रेसिडेंट ही संभालेगा, अंग्रेज नहीं संभालेंगे, ठीक है। लीडिंग द एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं नेल्सन मंडेला जो है, बता रहे हैं हियरलिंग मतलब बातें करना, बताना, ठीक है। द एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि यहाँ पे भेदभाव जो था उसका एंड होने वाला है, उसके बारे में बता रहे हैं वो। एंड ऑपरेशन, और अत्याचार जो हुए थे हम सबके साथ, उसका भी एंड होने वाला है। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो कि भाई सर दोबारा बता दो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई और आपको चैप्टर चाहिए, कोई और टॉपिक चाहिए, इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे हमें मैसेज करो, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज द स्टेबलाइजिंग ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? कि जो वहां पर क्या होते इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, इसको क्या है, ये ग्लोरियस क्यों माना गया, इसको बहुत ज्यादा शानदार क्यों माना गया, ठीक है। देखते आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट जो थी बहुत ज्यादा क्या थी, ग्लोरियस थी। इट वॉज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये बहुत ही शानदार, एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। आफ्टर लॉन्ग ईयर ऑफ स्ट्रगलिंग, बहुत लंबा एक संघर्ष के बाद ये हमको अचीवमेंट मिल पाई थी, हमको मीन साउथ अफ्रीका के लोगों को, ब्लैक लोगों जो थे यहाँ पे, ब्लैक पीपल, ठीक है। फॉर देयर राइट्स, उनके राइट्स, जो उनका हक था वो उनको मिल रहा था। ब्लैक्स कुड गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो काले लोग थे उनको अब हक मिलने वाला था उनका, कि भाई उनके साथ भेदभाव किया जाता था, काले गोरे का फर्क समझा जाता था, अत्याचार किया जाता था, उन सबसे को मुक्ति मिलने वाली थी, फ्रीडम मिलने वाली थी। इट वॉज विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डाइजेनिटी, यहाँ पर क्या था, ह्यूमन डाइजेनिटी की आज एक जीत हो रही थी, ठीक है, यानी कि एक मानव गरिमा, हक मिलने वाला था उनको अपना। रिस्पेक्ट एंड क्वालिटी, इक्वालिटी मिलने वाली थी, रिस्पेक्ट मिलने वाली थी। एंड एंड ऑफ एप्रीथिएट एंड इनजस्टिस, अन्याय जो उनके साथ हो रहा था, सही के साथ गलत होना, ठीक है, इनजस्टिस हो रहा था। और रंगभेद की नीति थी, एम्पैथिएट, ठीक है, रंगभेद की जहां पे नीति थी वो भी उनके साथ सब समाप्त होने वाली थी। आज यहाँ पे उनके अब अपना हक मिलने वाला था, हक जो उनका राइट है जो उनका, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो उनके थे वो मिलने वाले थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Who does Nelson Mandela refers to as outlaws not so long ago? Why? कि भाई जो आउटलॉज, यहाँ पे आउटलॉज की बात करें हम तो इसको बोलते हैं डकैत वगैरह को बोला जाता है, डाकू होते हैं ना, उनको बोलते हैं आउटलॉज। नॉट सो लॉन्ग एगो, कि वो लंबे समय तक क्यों नहीं टिके, व्हाई? नेल्सन मंडेला रिफर्स टू द साउथ अफ्रीका पीपल एज आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। वो नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला रिफर टू साउथ अफ्रीकन पीपल, साउथ अफ्रीकन पीपल को बताते हैं एज आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कि क्या है वो मतलब लंबे समय तक नहीं टिक पाए, बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू ब्रेक द अनजस्टिस लॉस थर्स्ट them by the white restrict regime। ये बता रहे कि भाई यहाँ पर जो गोरे लोग थे, ब्रिटिश के लोग थे, उन्होंने क्या करा था ना, अनजस्ट लॉज, मतलब अन्याय से भरे हुए, मतलब गलत हमारे साथ हो रहा है, और वो वही सारे लॉ है जिसमें मतलब सिर्फ उनका फायदा, हमारा फायदा नहीं, अन्याय से भरे हुए हैं। तो ये जो थे ना आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ये जो उनके जो ये बनाए हुए उनके नियम थे ना, ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि हम क्या करते थे, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उनको तोड़ने की कोशिश करते थे। ये वो सारे नियम थे। यहाँ पे हम व्हाइट रैकिस्ट बोले तो ये इसका व्हाइट रैकिस्ट का मतलब है यहाँ पर कि भाई जातिवाद है, यहाँ पर रैकिस्ट मतलब जातिवाद, कि गोरे लोग जो थे
उनके लिए स्पेशल जगह है, काले लोगों के लिए नहीं, ठीक है। रैकेट जातिवाद और ये रेज़ाइम बोले तो यहाँ पे शासन कि भाई जो गोरे लोग थे उन्हीं का शासन चल रहा था कि भाई काले लोगों को ये अधिकार नहीं मिलेगा और गोरों को मिलेगा। दे वर ट्रीटेड लाइक क्रिमिनल फॉर डिफाइंग द लॉज। तो उनके साथ बिल्कुल ऐसे किया जा रहा था, मतलब उनके साथ बिल्कुल क्रिमिनल की तरह, मतलब जैसे वो कोई अपराधी है ऐसा उनके साथ बिहेव किया जा रहा था, ठीक है। डिफाइन द लॉज, अगर वो उन लॉज की अवहेलना करते जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, अगर अंग्रेजों के बनाए हुए लॉ के अगर वो अगेंस्ट जाते हैं तो उनके साथ एज अ क्रिमिनल उनको मारा पीटा जाता था। दस दे हैड टू लिव लाइक आउटलॉज इन देयर ओन लैंड। तो उनको अपनी ही जमीन पर डकैतों की तरह रहना पड़ता था, छुप छुप के रहना पड़ता था, ठीक है। बट नाउ विद द स्टेबलाइजिंग ऑफ अ नॉन रेडिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन अब वो समय आ चुका है, नॉन रेडिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर आ चुकी है, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, ये नेल्सन मंडेला हमारे क्या है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, जहां पे उनको सारा कुछ अधिकार मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे कुड एंजॉय ट्रू फ्रीडम, अब वो अपनी असली फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। वेयर दे कुड लिव, वहां वो आराम से रह सकते हैं। एंड वर्क विद डाइग्निटी, अपनी एक गरिमा, अपने एक एटीट्यूड के साथ वो काम कर सकते हैं। विद सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, खुद के एक सेल्फ स्टीम, खुद के एक रिस्पेक्ट, अंदर से जो खुद की सेल्फ स्टीम होती है उसके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं कि हाँ हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है और है। व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज करेज, नेल्सन मंडेला क्या बताते हैं कि व्हाट इज करेज, करेज क्या है। हाउ डज ही डिफाइनिंग अ करेजियस मैन, वो किसको बोलते हैं करेज वाला इंसान, कि भाई ये इंसान इसमें करेज है, किसको बोलते हैं वो। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो बोलते हैं कि करेजियस इंसान का मतलब ये नहीं कि जिसको डर ही नहीं लगता, ठीक है, बट द विक्ट्री ओवर इट, वो बोलते हैं भाई जिसको डर नहीं लगता का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर करेज है, वो बोलते हैं जो अपने डर के ऊपर जीत हासिल करता है वो असली में विजेता है, वो असली में करेजियस मैन है, करेजियस नहीं करेजियस, ठीक है, यानी जिसके अंदर करेज है, हिम्मत है। इट इज स्टैंडिंग अप अगेंस्ट ऑपरेशन एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग डाउन, वो इंसान जिसने क्या करा, अत्याचार के खिलाफ गया, टॉर्चर जो उस पर किया जा रहा था वो उससे टूटा नहीं बल्कि उस पर और अगेंस्ट खड़ा हुआ। जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये नहीं कि मैं गिर गया, टूट गया, रो रहा हूं कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं, उसके और अगेंस्ट खड़ा हुआ, ठीक है। अब तो कुछ करना है, अब कुछ करके दिखाना है, ठीक है, और ज्यादा हिम्मत अपने अंदर लेकर आए, तो उसको बोलेंगे हम करेजियस। He defines a courageous man as the one who is not free of fear but wins over it. Courageous man वो नहीं है जो डरता ही नहीं है, courageous man वो है जो अपनी डर पे जीत हासिल करता है। ये बताया नेल्सन मंडेला जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आते हुए, What did Mandela think of oppression and oppressed? क्या सोचते हैं वो एक अपराधी के बारे में और एक अपराध करने वाले के बारे में, जो अपराध कर रहा है और जो अपराध सह रहा है, दोनों के बारे में क्या बोलते हैं वो। Mandela was of opinion that the oppressor and oppressed both are not free. वो बोलते हैं कि जो अपराध सह रहा है और जो अपराध कर रहा है दोनों ही एक पिंजरे में कैद है, दोनों ही फ्री नहीं है। The oppressed are victim of discrimination, कि भाई जो oppressed है, जो अत्याचार कर रहा है, जो अत्याचार सह रहा है, वो victim of discrimination, वो क्या है, बंधा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन एक भेदभाव के जाल के अंदर, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर रहा है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो अपने जो उसके अधिकार हैं उनसे वो वंचित है, डिप्राइव्ड है, ठीक है। बट द ऑपरेसर टू आर प्रिजनर ऑफ हेटर्स एंड प्रीजडिस, और वहीं पर दूसरे जो ऑपरेसर्स है, जो अत्याचार कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक जाल में बंधे हुए हैं, पिंजरे में बंधे हुए हैं ऑफ हेटर्स, जो मतलब लोगों के हेटिंग में वो बंधे हुए हैं कि लोग उनसे नफरत करते हैं कि वो अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। और एंड प्री जस्टिस, और कोई भी उनको पसंद नहीं करता क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं। प्री जजिस, वो क्या हो गया ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, जिस वजह से मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरी प्रॉब्लम आ गई है, मैं सही जान के भी इसको गलत पढ़ता हूँ। क्या होता है ना, लाइफ में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है बातें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब तो सबकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है। वो मैं नहीं बताना चाहूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि किस चीज़ में वीक हो गया। तो इंटरनली हम कई बार, इमोशनली कई बार हम वीक हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, हमारे ऊपर हमारे टॉकिंग सेंस, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, हेजिटेशन आ जाती है हमारे अंदर। हम ऐसे हैं कि भाई हजारों करोड़ों लोगों के आगे बोलने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन फिर भी हम एक के आगे नहीं बोल पा रहे,
ऐसे हो जाते कई बार लाइफ के हमारी सिचुएशन इस तरीके से हमारे सामने प्रॉब्लम ला के रख देती है कि हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो कह सकते हो कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ या फिर इन द पास्ट हुआ, ठीक है, जिस वजह से मैं इमोशनली थोड़ा सा वीक हो गया। तो मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक होगी मेरी, मैं हकला के बोलने लग गया। आप मेरी ब्लॉगिंग की वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैं हकलाने लग जाता हूँ। कई बार बहुत मिस्टेक्स करता हूँ, मुझे एडिटिंग में उसको हैंडल करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है। बाकी मैं अगर वैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोनाउंसिएशन के अलावा तो कमेंट करके आप बताओ कि आप ये सही पढ़ाओ या फिर ऐसे जो भी एनीथिंग, ठीक है। मैं बाकी प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो देख लो, अब ये भी आप नोटिस अगर करो तो बार बार बोलो ठीक है ठीक है ठीक है। होता है लाइफ में, सबके प्रॉब्लम्स इतनी आ जाती है कि इंसान टूटने लग जाता है। फिर भी अगर वो मैं जैसे यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बताया ना करेज, तो मैं वही करेज में अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई टूटना नहीं है, मुझे प्रॉब्लम्स से मुझे खड़ा होना है, आगे बढ़ना है। तो सपोर्ट करो आप भी थोड़ा कि भाई कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है ना उसको सपोर्ट करो। बेशक से वो थोड़ी गलती भी शुरू में कर रहा हो ना तो उसको और हाँ अच्छा कर रहा है, उसकी बुराई मत देखो, उसकी अच्छाई देखो। बुराई उसकी बता दो कि ये थोड़ी गलती है आपकी, इसको थोड़ा सुधारो, लेकिन तारीफ उसकी ज्यादा करो कि बहुत बढ़िया कर रहे हो। लेकिन मानते हैं कि आप कमजोर हो लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, वो आगे बढ़ने की चाह रखेगा अपने अंदर। बट उसको तोड़ दोगे तो कुछ कर नहीं रहा, तेरे से ज्यादा बैठे हुए इंग्लिश पढ़ाने वो ऐसे वैसे, तो वो और ज्यादा टूट जाएगा कि मेरे बस की कुछ है ही नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं। फिर अंजाम के निकलते हैं ऐसे रिजल्ट्स का कि भाई उसने ये अपने साथ गलत कर लिया, उसने अपने साथ हार्म कर अपने आप को सुसाइड कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ये सब होता है, लोग समझते नहीं है, लेकिन तब समझना शुरू करेंगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा। तो समझो इस बात को, लोगों का साथ दो, जो सही करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसका साथ दो, ठीक है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेट फ्रॉम दी प्रिजनर्स। तो ये दोनों ही क्या है, एक पिंजरे में कैद है और इस पिंजरे से आजाद होने की जरूरत है दोनों को ही। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इनकरेज द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका जो है उसकी पॉलिसी के बारे में आप बताया कि अपार्थाइड जो रंगभेद की यहाँ पर नीति थी उसके बारे में। साउथ अफ्रीका अट्रैक्ट the white people because of its mineral and germs। जो साउथ अफ्रीका के लोग थे ना वो अट्रैक्ट करते हैं व्हाइट पीपल्स को। क्यों कैसे करते हैं, वहां के जर्म्स और वहां के जो शान शौकत थी, वहां के जो हीरे जवाहरात थे उस देश के, ठीक है, ज्वेलरी क्या बोलते हैं उसको, जर्म्स यहाँ पे क्या है, रत्न, ठीक है, रत्न, और वहां के जो मिनरल्स थे, खनिज वगैरह थे, उन सब की वजह से वहां पर क्या थे, अंग्रेजों ने वहां पर सोचे जाने की। द वॉर फॉर डोमिनेशन इंज्योर्ड हैंसफोर्थ। और यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी इसकी वॉर की, वहां पे डोमिनेशन से हुई थी, मतलब एक अपना सेल्फ कंट्रोल, वहां पे धीरे धीरे वो क्या करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। आफ्टर द एंग्लो बोर वॉर, वहां पर एंग्लो बोर वॉर हुई, ठीक है। पीपल स्टैंड रूलिंग ओवर द नेटिव ब्लैक स्किन्ड साउथ अफ्रीका। क्योंकि जो ये साउथ अफ्रीका के अंदर जो गोरे आ गए थे, जो ब्रिटिश के लोग आ गए थे, वहां पर वो वहां के नेटिव्स जो थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, उन्हीं के ऊपर राज करना चाहते थे, ब्लैक पीपल जो थे वहां के, ठीक है। दिस सिस्टम रेडिकल डोमिनेशन एपार्थाइड वाज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द ब्लैक्स। तो यही सिस्टम वहां पे एपार्थाइड का आ गया। फिर रंगभेद की नीति वहां पर उन्होंने चला दी काले और गोरे की, जिस वजह से काले लोग वहां पे दबते चले गए, एक्सप्लॉइट होते चले गए, ठीक है, और वो अपना राज बनाते चले गए। कौन? अंग्रेज। What did freedom mean to Mandela in his childhood? ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं पढ़ा नहीं रहा इसको, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसको आप खुद ही पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, वैसे 2015 में आया हुआ है ये। उसी के अलावा दूसरा ही जो कि 2012 में आया था, What did Mandela realize about his brother and sister? ये दोनों क्वेश्चन 2012 और 15 में आए थे, मुझे लग नहीं रहे इतने इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। आप स्क्रीन पे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना, एक बार समझ लेना, ठीक है। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग भी रहे और इंपॉर्टेंट नहीं भी लग रहे। क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहे क्योंकि लास्ट ईयर में आए हुए हैं, पहले 2015 में, 2012 में, और मुझे चांसेस लग नहीं रहे कि इस बार आएगा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ नीचे कमेंट करके। फिलहाल यही थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 मैंने सेलेक्ट कर रखे, वैसे तो 3 देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे यार जैसे कि मैंने बताया, कुछ अच्छा करने की कोई सोच रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, जिसको जरूरत है स्टूडेंट के साथ शेयर करो, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और बोलो अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली वगैरह में बोलो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं हमारे सर, हमारे टीचर जो भी है, ठीक है, हाँ भैया बोलो, टीचर बोलो, जो भी बोलो, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट करवाओ, शेयर करो वीडियो को, चैनल पे पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब करो, तो साथ दो, क्योंकि यूनिटी हम सबके अंदर होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।